देखो कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलेक्ट्रोमेटिक एक्सेलर्स लिमिटेड specialize in the manufacture of novel transistors. They have recently developed technology to design a new radio transistor capable of being used as an emergency lamp also. They are quite confident of selling all 8,000 units that they would be making in a year. तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल डेटा स्टार्ट होता है। वो बोल रहे हैं जो भी वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एक ठीक है, उस प्रोडक्ट की 8,000 यूनिट की सेल आएगी। 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा पूरे साल में और वो पूरी 8,000 यूनिट सेल आउट कर सकते हैं। कैपिटल इक्विपमेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड विल कॉस्ट 25 लाख। 25 लाख का आपके कैपिटल इक्विपमेंट आएगा इसमें, ठीक है। इट विल हैव एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 years एंड नो सिग्निफिकेंट टर्मिनल साल्वेज वैल्यू। तो साल्वेज वैल्यू 0 है, लाइफ 4 साल है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख है। During each of the first 4 years, promotional expenses are planned as under, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा दे रखा है चारों साल में। अदर एक्सपेंडिचर, अदर प्रमोशनल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 250 रुपीज पर यूनिट। देखो 400, सॉरी सेलिंग प्राइस अभी नहीं बताया, 250 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और ये आपकी कुछ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगेगी। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखी है आपको। incurred because of this new product are budgeted at 75,000 per year. The company's profit goals call for a discounting rate of return of 15% after taxes. ये आपकी हो जाएगी डिस्काउंटिंग रेट। The income tax rate on an average works out to 40%. इनकम टैक्स की रेट 40% लेनी है अपने को। You can assume that the SLM method of depreciation will be used for tax, ठीक है। SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगा देना है। वर्कआउट एन इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस निकाल के देनी है पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट मे बी फिक्स्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रेट। मतलब आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट से कितना अर्निंग करना चाहिए, 15%। इसका मतलब क्या 15% IRR होगी क्या? चलो बताओ मुझे। बोल रहे हैं कि 15% से आपको अर्न करना है, डिजायर्ड रेट रिटर्न कितनी है 15%। इसका मतलब 15% IRR है या नहीं है? पक्का ना, ऐसे ही आना मत बोलना, जिसको समझ में आ रहा है वही बोलना। यही होता है आईआरआर का मतलब कि जो रेट एक्चुअल में प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है, तो वो आपको इस क्वेश्चन में उल्टा डेटा दे रहे हैं। बोल रहे हैं 15% से अर्न करना है, तो बताओ कितनी सेलिंग प्राइस रखें हम कि हमारी अर्निंग 15% हो, ठीक है। 1 रुपए की एन्युटी वैल्यू दे रखी है 4 साल की, 15% से मतलब 4 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर दे रखा है आपको। चलो सिंपल सी बात है। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो तो एक ही है इस क्वेश्चन में, 25 लाख रुपए का। कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 15%। और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालते वक्त आपको पता है फॉर्मेट में सेल्स आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले तो आप बना दो इसमें पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, जिसमें आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। वही 2 कॉलम की टेबल बनाओगे आप यहाँ पे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये आपको दे रखी है 25 lakhs, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, तो यही हो गया आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। बी पॉइंट में हम निकालेंगे क्या? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। कॉलम, एक कॉलम तो पर्टिकुलर्स का बनाना ही बनाना है। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखो कि ईयर के 4 कॉलम बनाने हर साल का अलग अलग, या एक ही कॉलम में काम हो जाएगा। कैसे पता लगेगा? चेक करो हर साल का डेटा सेम है क्या। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताते जाओ, क्या हर साल की सेल सेम है क्या? हर साल की सेल्स सेम है, बिल्कुल।
हर साल की वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है। हर्ष बोल रहा है अलग अलग, कोई बात नहीं, अभी एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। हर साल की वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, हर साल की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेम है, हर साल का डेप्रिसिएशन भी सेम है क्योंकि WDV मेथड, सॉरी SLM मेथड है। और लास्ट ईयर एडजस्टमेंट हालांकि अपन अलग से भी कर सकते हैं, पर है ही नहीं इस क्वेश्चन में तो दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। लास्ट ईयर में ना तो कोई साल्वेज वैल्यू है ना कोई वर्किंग कैपिटल है। अब बचा ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इसको आप नजर डालोगे तो आप ये देखो, केवल इसी खर्चे की वजह से हम बोल रहे हैं कि हर साल का डेटा अलग अलग है, पर इस खर्चे का टोटल करो। फर्स्ट ईयर का 1.5 लाख, सेकेंड ईयर का 1.5 लाख, थर्ड ईयर का 1.5 लाख, फोर्थ ईयर का 1.5 लाख। हरी बात समझ में? इसका मतलब कोई भी डेटा अलग अलग नहीं है, केवल ये एक डेटा अलग अलग है, तो हम इस डेटा को एक साथ लिख सकते हैं, दोनों को टोटल करके 1.5 लाख लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो एक ही कॉलम बना दूं यहाँ पे, रुपीज का एक ही कॉलम चल जाएगा ईयर 1 to 4 का। अब क्योंकि हम सालाना डेटा निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। चलो अब मुझे बताओ सेल्स कितनी होगी। सेल्स आपको पता नहीं है तो क्या करें, 8000 यूनिट की सेल करनी है, एक्स मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, तो आपकी सेल्स हो जाएगी 8000x। ठीक है, यहां तक 8000x हमने सेल मान ली। अब आगे क्या है, इस फॉर्मेट को जितना इजी तरीके से बनता है उतना बना लो। वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, 250 पर यूनिट, तो 8000 यूनिट इंटू 250 कितना होगा, 20 lakhs माइनस 20 lakhs माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 75,000, ठीक है, माइनस प्रमोशनल एक्सपेंसेज, एक साथ लिख रहा हूं मैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेज, जिसमें कि दोनों चीजें हमने ले ली, एडवर्टीजमेंट प्लस अदर्स। इनका टोटल हर साल में सेम है, इसलिए मैं एक साथ 1.5 लाख रुपए लिख रहा हूं। और कोई खर्चा है क्या, देखो ये वाला हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, खत्म। और कुछ है क्या, डेप्रिसिएशन लेस कर दें फिर। डेप्रिसिएशन कितना है, देखो 25 लाख रुपए की कॉस्ट है, साल्वेज वैल्यू है 0, लाइफ है 4 साल, तो डेप्रिसिएशन क्योंकि SLM मेथड से है तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। 25 लाख डिवाइडेड बाई 4, 6,25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। ये लो, इनको लेस कर दो सबको, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स वाली फिगर को अलग रख लेना, बाकी सबको जोड़ते जाओ, माइनस की फिगर है सब। 20 लाख प्लस 75,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 6,25,000, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 8,000x माइनस 28,50,000। ओके, इसमें से क्या करना है, लेस टैक्स, टैक्स लेस कर दो। टैक्स की क्या रेट दे रखी है, 40%, तो 8,000x का 40% करेंगे तो 3,200x, ये माइनस लिख दो और ये ब्रैकेट लगा दो, माइनस 28,50,000 का 40%, ये हो जाएगा 11,40,000। इसको लेस करो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा, 4,800x, ठीक है, और 28,50,000 माइनस 11,40,000, तो ये आ जाएगा माइनस का 17,10,000। क्लियर है क्या अब तक, किसी को कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो जाए। डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर दो, कितना डेप्रिसिएशन था, 6,25,000 रुपए का, तो ये आपका आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो आएगा ये, कितना हो गया ये, 4,800x माइनस 17,10,000 में से 6,25,000 कम कर दो, 10,85,000,
क्योंकि ये एनुअल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से 15% की रेट से 4 साल के लिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 3.0079 दे रखा है 3.0079 मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज योर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। करो देखो 4800 इंटू 3.0079, तो ये हम लिखेंगे 14437.92x माइनस 10,85,000 इंटू 3.0079, ये हो जाएगा 3263572। लो जी, अब क्या करना है, बड़ा ही सिंपल काम है। तो थर्ड स्टेप, सिंस डिजायर्ड rate of return is 15%, therefore PVCI at the rate of 15% should be equal to PV of cash outflow। और PVCI ये निकाल दिया हमने, कर दो यहाँ पे 14437.92x माइनस 3263572 इक्वल टू 25 lakhs। लो जी, इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बता दो कितनी है। इट्स 399.20। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 400 रुपीज की आपकी सेलिंग प्राइस आपको रखनी पड़ेगी। Therefore, desired selling price per unit should be equal to 400 approx। देखो सॉल्यूशन देख लो, बड़ा ही इजी है, केवल फॉर्मेट फॉलो करना है जो पीवीसीओ और पीवीसीआई निकालने का होता है। स्टेप 1, ठीक है। एक चीज हमेशा इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो इनफ्लो वाला पीवीसीआई की जो हम बनाएंगे उसके अंदर कॉलम कितने बनाने, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में अच्छे से देखना, डेटा अगर हर साल का सेम है तो एक ही कॉलम से काम हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक है। हर साल का डेटा अलग अलग है तो अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये चीज क्वेश्चन में देख लेना। हो गया सबका? चलो, कल एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने बोला था आपको, उसमें करेक्शन करने के लिए, हो गया क्या सबसे? उसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया था, हो गया? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11।
A product is currently manufactured on a machine that is not fully depreciated for tax purpose. मतलब अभी भी उसकी बुक वैल्यू बाकी है। एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू अभी भी बाकी है, और कितनी बुक वैल्यू है? 70,000 रुपीज की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू बोल दो या WDV बोल दो, एक ही बात है। तो ओल्ड मशीन की आज कितनी WDV दे रखी है? 70,000 रुपए। इट वॉज परचेज 2,10,000 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले इसको खरीदा था 2,10,000 रुपए में। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। तो जो पुरानी मशीन है, ओल्ड मशीन से आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उससे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है? लेबर 28 रुपए, इनडायरेक्ट लेबर 14 रुपए, अदर वेरिएबल ओवरहेड 10.5 रुपए, फिक्स्ड ओवरहेड 17.5 रुपए। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, ऊपर वाले तीनों तो वेरिएबल खर्चे हैं, ये फिक्स्ड खर्चा है। फिक्स्ड खर्चा कभी भी पर यूनिट नहीं होता है ना, वो एक फिक्स्ड लेवल के ऊपर, एक किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड जो दे रखा है वो कितनी यूनिट के लिए? नीचे देखो, इन पास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, तो 10,000 यूनिट के हिसाब से निकाला हुआ है। तो इसको 10,000 से इंटू कर दो तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। हरी बात समझ में? 1,75,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती। आप प्रोडक्शन यूनिट चेंज कर दोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसीलिए उसको पर यूनिट नहीं बोल सकते। पर यूनिट कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। हम बोल रहे हैं कि 1,75,000 की फिक्स कॉस्ट है, 10,000 का प्रोडक्शन है, बताओ इस लेवल पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? तो आप बोलोगे 17.5 रुपए। चलो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद सुटेबल रिपेयर्स द ओल्ड मशीन कैन बी यूज्ड इनडेफिनेटली इन फ्यूचर। द रिपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 75,000 पर ईयर। तो अगर पुरानी मशीन हम कंटिन्यू रखते हैं तो हर साल हमें 75,000 रुपए का पेमेंट और करना पड़ेगा रिपेयरिंग का। ओके, नेक्स्ट। An equipment manufacturer has offered to accept the old machine as a trade-in for a new equipment. The new machine would cost 4,20,000. बताओ कौन सा क्वेश्चन है, नॉर्मल की रिप्लेसमेंट? क्वेश्चन किस चीज का, रिप्लेसमेंट का है कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोजेक्ट है? रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो नई मशीन की कॉस्ट है 4,20,000। अगर आप नई मशीन खरीदोगे तो फिर आपको पुरानी बेचनी है, और पुरानी बेचने के लिए कितने रुपए दे देगा जिससे हम खरीदेंगे? वो बोल रहा है मैं ही आपको पैसे दे दूंगा 1,05,000 रुपए, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद न्यू मशीन, नई मशीन से ये कॉस्टिंग आ जाएगी, पर इसमें ये वाला इशू है, ध्यान रखना है। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में होती है, तो इन्होंने पर यूनिट लिख रखी है, इसका डिटेल नीचे दे रखा होगा, देखो। The fixed overhead cost are allocations from other department. मुझे बताओ क्या ये relevant cost होती है क्या? Allocation from other department. Is it relevant or irrelevant? Irrelevant cost होती है ना, इसका नोट मैंने पहले लिखा रखा है। तो जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट बता रखी है वो सारी की सारी irrelevant है। एक तो प्लस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन रेलेवेंट होता है कि इररेलेवेंट होता है? डेप्रीशिएशन रेलेवेंट होता है, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग में जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से टैक्स की सेविंग होती है। टैक्स है तो वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है पहले जितने थे उतने ही होंगे अभी भी, कोई नया खर्चा फिक्स ओवरहेड में नहीं बढ़ेगा, केवल डेप्रीशिएशन का जो चेंज है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के हम बोलेंगे इन तीन खर्चों में तो चेंजेस होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज नहीं है, केवल एक डेप्रीशिएशन है जिसमें चेंज है, तो उसको अलग से कंसिडर कर लेंगे। ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ फॉर 50,000 इन द ओपन मार्केट। बोल रहा है कि पुरानी मशीन आज अगर बेचना चाहते हैं तो ओपन मार्केट में 50,000 रुपए में बिक सकती है। अब सबसे पहले तो ये डिसीजन लो, अगर आज आप ओल्ड मशीन को सेल करना चाहते हो तो क्या उस इक्विपमेंट सेलर को दोगे जो 1,05,000 दे रहा है, या ओपन मार्केट में दोगे जो 50,000 दे रहा है? कहाँ सेल आउट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बताओ कहाँ सेल करेंगे? सिंपल सा डिसीजन है इसमें। अब इसमें तो कोई भी डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता कभी कि कोई बोले नहीं मैं तो 50,000 में बेचूंगा ओपन मार्केट में, ठीक है। चलो, तो ये 50,000 इररिलेवेंट हो जाएगा। द न्यू मशीन हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड साल्वेज वैल्यू ऑफ 20,000 एट दैट टाइम। मतलब 10 साल बाद नई मशीन 20,000 में सेल आउट होगी। करंट टैक्स की रेट दे रखी है 50%।
for tax purposes, cost of the new machine and the book value of the old machine may be depreciated in 10 years. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स पर्पज के लिए नई मशीन की जो कॉस्ट है उसको डेप्रिशिएट करेंगे हम 10 सालों में। एसएलएम मेथड नहीं बोला है, ठीक है। जितनी भी इसकी कॉस्ट है उसको डेप्रिशिएट करेंगे 10 सालों में। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है 10%, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, फ्यूचर में डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, 10,000 यूनिटी है। और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन यूनिटी 1 से 9 साल का दे रखा है आपको, और 10th ईयर का अलग से दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर दो तो 10 साल का क्यूमुलेटिव आ जाएगा। शुड द न्यू इक्विपमेंट बी परचेज्ड, तो क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर है नहीं। बात ये आ रही है कि इसको टोटल अप्रोच से सोल्व करना है कि इंक्रीमेंटल से। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा, टोटल से करें इंक्रीमेंटल से करें, दोनों से कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं हम इंक्रीमेंटल से, क्योंकि पहले वाला हमने टोटल से किया था, ठीक है। तो दोनों तरह के सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके पास। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन 11 है, रिप्लेसमेंट डिसीजन है, और अप्रोच जो लगा रहे हैं हम वो लगा रहे हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले निकालेंगे इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल अप्रोच में हर वर्ड के आगे इंक्रीमेंटल लगा देना, वही 2 कॉलम की टेबल बना देना, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन कितने की आएगी, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 4,20,000 रुपीज, ठीक है। 4,20,000 की नई मशीन दे रखी है आपको। अगर नई मशीन खरीदोगे तो पुरानी बेचोगे, माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीन, कितने रुपए आएंगे इसको बेचने से, 1,05,000 रुपए। चलो, अब जैसे एक क्वेश्चन पहले भी आया था उसमें मैंने आपको बोला था कि डेप्रिसिएशन, कौन से मेथड, सॉरी डेप्रिसिएशन तो इसमें एसएलएम मेथड नहीं है, इसमें बोल रखा है कॉस्ट को डेप्रिशिएट करोगे आप, ठीक है। एक कंसेप्ट था, जब सेल करते हैं तो ब्लॉक ऑफ असेट मेथड लगाना है या फिर सिंगल असेट मेथड लगाना है। एक क्वेश्चन मैंने किया था ब्लॉक ऑफ असेट मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम सिंगल असेट मेथड से, मतलब हर असेट के लिए अलग अलग टैक्सेबिलिटी, कैपिटल गेन लॉस निकालेंगे। चलो, तो अब अगर मुझे बताओ सिंगल असेट का मेथड ले रहा हूं मैं, तो पुरानी मशीन को हमने सेल किया है, जैसे ही सेल करोगे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, चाहो तो क्योंकि छोटी कैलकुलेशन है तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, पुरानी मशीन की WDV कितनी थी, 70,000, और उसको सेल कितने में किया है, 1,05,000 में। तो बताओ कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है। कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ 2 अजम्पशन आ जाती है फिर से, टैक्स आज लगाना है या टैक्स 1 साल बाद लगाना है, और दोनों आंसर राइट है। आंसर को शॉर्टकट करने के लिए वो आज ही कर देते हैं, पर हम हमेशा T1 पे लेके चलते हैं, तो T1 पे करोगे कभी गलत नहीं होगा। चलो, टैक्स लगेगा, क्या करूं, लेस की एड,
बताओ। ऐड करेंगे ना, क्योंकि आउटफ्लो बना रहे हैं, ध्यान रखना। ऐड पीवी, पीवी जरूर लिख देना क्योंकि एक साल बाद होगा। पीवी ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन को सेल करने पे टैक्स की पीवी कर रहे हैं। तो पहले तो आप निकाल दो कैपिटल गेन कितना है। 1,05,000 में सेल कर रहे हैं, 70,000 की डब्ल्यूटीवी थी, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैपिटल गेन। इस पे टैक्स कितना लगेगा? टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी है 50%। 50% इस पे टैक्स लगेगा। और इसको एक साल के लिए पीवी करना है, तो एक साल की प्रेजेंट वैल्यू बता दो। क्या टैक्स की रेट दे रखी है? सॉरी, केओ दे रखा है 10%। 10% से एक साल का फैक्टर कितना होता है? 0.909। लिखो कितना आता है। 1,05,000 माइनस 70,000 इंटू 50% इंटू 0.909। ये आ गया 15,908 रुपए। ठीक है। सॉल्यूशन आप कहीं और देखोगे, हो सकता है वो पीवी ना करें, इसकी डायरेक्टली 35,000 का 50% डायरेक्टली कर दें, वो 17,500। ठीक है ना, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। कई जगह आपको ये मिलेगा, कई जगह आपको स्टार्टिंग में T0 पे ही कैलकुलेशन मिलेगा। चलो, उसके अलावा कुछ है क्या क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल कुछ है नहीं, बात खत्म। इसका टोटल लगा दो। ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। $3,30,908। एक बार बता दो सब फटाफट, एक बार नोट भी कर लो यहाँ तक और बता भी दो। इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो, इस कैलकुलेशन में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो बता दो। क्लियर है सबको? चलो बी पार्ट पे आ जाओ इसके। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है? इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है जी। कॉलम बनेंगे कितने? एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, एक दोनों मशीन का नहीं बनेगा, एक ही मशीन का बनेगा। और हर साल का डेटा क्योंकि सेम है ना, तो आप एक कॉलम बना दो अमाउंट का, थोड़ा दूर बना देते हैं। चलो, सबसे पहले बात आती है सेल्स। बताओ, नई मशीन लगाने से कोई सेल में चेंज आ रहा है क्या? कोई सेल बढ़ रही है या कम हो रही है क्या नई मशीन लगाने से? नो। तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इंक्रीमेंटल डेटा लिखना है। तो कोई सेल में फायदा नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको। दूसरा, एक एक कॉस्ट पे आ जाओ फिर, जो खर्चे दे रखे हैं आपको। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर पहले लग रही थी 28 रुपए की, है ना। हम टोटल में बात करेंगे, 10,000 इंटू 28, और अब लग रही है कितनी? 10,000 इंटू 14, मतलब 14 रुपए का फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, इनफ्लो बना रहे हैं हम, तो ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेविंग्स इन डायरेक्ट लेबर। कितनी सेविंग हुई है? 10,000 यूनिट इंटू 28 माइनस 14, 1,40,000 रुपए का फायदा। ठीक है जी, सिंपल है। सेकंड, इनडायरेक्ट लेबर में देखो, पहले 14 रुपए यूनिट के लग रहे थे, अब लगेंगे 21 रुपए यूनिट के। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा होता तो ऐड कर देते, नुकसान हो रहा है तो लेस कर देंगे। क्या नाम से करेंगे? इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट लेबर। 10,000 इंटू, पहले 14 रुपए से लग रहा था, अब 21 रुपए से लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 70,000 रुपीज का आपको कॉस्ट बढ़ेगी। 1,40 का फायदा हुआ है, 70 की कॉस्ट बढ़ गई। अदर वेरिएबल ओवरहेड पहले 10.5 रुपए के थे, अब 7 रुपए के हो गए। फायदा
ऐड कर दो। सेविंग्स इन अदर वेरिएबल ओवरहेड 10,000 इंटू पहले 10.5 रुपए का खर्चा आता था, अब 7 रुपए का आएगा, तो 3.5 रुपए का फायदा हो गया, 35,000 रुपए का बेनिफिट। ठीक है, यहां तक खर्चे। और देखो उसके अलावा खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड को छोड़ो एक बार। रिपेयर्स, रिपेयर्स पहले अगर पुरानी मशीन हम कंटिन्यू करेंगे तो 75,000 का रिपेयरिंग का खर्चा लगेगा, जो कि इसमें नहीं लगेगा, तो क्या करें, ऐड कर दें। सेविंग्स इन रिपेयर्स कॉस्ट 75,000, 75,000 रुपए ये बच जाएंगे आपके नई मशीन लगाने से। उसके अलावा और क्या दे रखा है, देखो एक बार चेक कर लो, कुछ नहीं है इसके अलावा। अब केवल एक फिक्स्ड ओवरहेड के लिए आपको बताना है। देखो फिक्स्ड ओवरहेड उतने ही है जितने पहले थे, क्योंकि उन्होंने पर यूनिट जो बढ़ाया है। तो पहले तो ये देखो, उन्होंने यहां तो फिक्स्ड ओवरहेड बोल रखी थी 1,75,000, ठीक है। अब उनके हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड कितनी हो गई, 22,75,000, नहीं सॉरी 2,27,500, 2,27,500। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड जो बढ़ा है उसके दो रीजन उन्होंने बता रखे हैं। एक रीजन तो है डेप्रिसिएशन का, और दूसरा है अदर डिपार्टमेंट के अलोकेशन का। तो ये हमने बताया है, बता रखा है आपको कि अदर डिपार्टमेंट के अलोकेशन इररिलेवेंट होते हैं, तो इसको तो इग्नोर कर दो। तो बचा क्या, केवल डेप्रिसिएशन। आ रही बात समझ में? तो एक इसके लिए वर्किंग नोट बना देते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 1 किस चीज का, दोनों का डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं। ओल्ड इक्विपमेंट का कितना है और न्यू इक्विपमेंट का कितना है। तो देखो ओल्ड इक्विपमेंट हमने जो लगा रखा था, इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। 70,000 रुपए की WDV है, सालवेज वैल्यू है 0, सॉरी सालवेज तो खैर देखनी भी नहीं है हमको, कॉस्ट पे करना है। 70,000 डिवाइडेड बाई 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन है ये, एनुअल डेप्रिसिएशन। और न्यू इक्विपमेंट पे कितना हो जाएगा ये, न्यू इक्विपमेंट पे एनुअल डेप्रिसिएशन 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 42,000। सालवेज लेस नहीं करनी है इसमें, ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने SLM मेथड नहीं बोल रखा है डेप्रिसिएशन का। उन्होंने क्या बोल रखा है, डेप्रिसिएशन जो है कॉस्ट ऑफ द मशीन पे लगाना है। क्लियर है? ठीक है ना। क्वेश्चन जो मेथड बोले, अब आप बोलोगे ऐसा मेथड होता ही नहीं है, नहीं होने दो, आपको क्वेश्चन ने बोला है वही मेथड लगाना है। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, नई इक्विपमेंट लगाने से एक्सपेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इंक्रीमेंटल एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बड़ा है वो आप बता दें। 42,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 35,000 का डेप्रिसिएशन बढ़ गया, तो ये यहां लिख देंगे। बताओ कॉस्ट है तो ऐड करेंगे या लेस, लेस करेंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना, 35,000। ये लो जी, सारे खर्चे लेस हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना होता है देखो, ₹1,45,000। ठीक है, यहां तक लेस कर दो। इसमें से क्या, टैक्स क्या रेट दे रखी है टैक्स की,
50%। $72,500, तो 72,500 क्या आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्या ऐड कर दें, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर दो इसमें 35,000 का, तो ये आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लो। तो कुछ नहीं करना होता, केवल फॉर्मेट को फॉलो करते रहो आप। अगर ये करते रहोगे तो आंसर अपने आप सही हो जाएगा। अब देखो, ये जो है ये एनुअल कैश इनफ्लो है और एक लास्ट ईयर एडजस्टमेंट अलग से है। तो मैं बोल रहा हूँ एक बार लास्ट ईयर को भूल जाओ, इसका क्यूमुलेटिव करके पहले तो पीवी निकालो, इनटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 10 साल का और क्या रेट से 10% की रेट से। ठीक है, 10 साल का 10% की रेट से निकालो। क्यूमुलेटिव यहाँ दे रखा है आपको 5.759 प्लस 0.386, 6.145, ये आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल पीवी ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो का पीवी आएगा ये 1,07,500 इंटू 6.145, 6,60,588 रुपए। अब इसमें क्या कर दो, लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट ऐड कर दो। देखो वर्किंग कैपिटल तो क्वेश्चन में है नहीं, तो बचा सालवेज, तो एक तो यहाँ पे ऐड कर दो पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल सालवेज वैल्यू। इंक्रीमेंटल करनी है, हर चीज ध्यान रखना। अब मुझे बताओ पुरानी मशीन की सालवेज वैल्यू कितनी है 10 साल बाद, बता सकता है कोई? दे रखी है क्वेश्चन में, ओल्ड मशीन की 10 साल बाद क्या सालवेज वैल्यू है, 0। और न्यू मशीन की क्या सालवेज वैल्यू दे रखी है, बताओ न्यू मशीन की 10 साल बाद कितनी सालवेज है। आप देखो क्वेश्चन आपके सामने है, यहां से ढूंढ के बताओ। 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000। तो इंक्रीमेंटल सालवेज कितनी हो गई, 20,000 हो गई। इसकी पीवी करनी है तो 20,000 इंटू लास्ट ईयर का पी फैक्टर, लास्ट ईयर का पी फैक्टर कितना है 0.386, 7720। मुझे बताओ कैपिटल गेन या लॉस होगा क्या कुछ, कोई पुरानी मशीन पे कैपिटल गेन लॉस होगा क्या, पहले तो ये बताओ। चाहो तो वर्किंग नोट बना दो क्लियरिटी के लिए, हालांकि जरूरत नहीं है, वहां भी कर सकते हो आप, फिर भी मैं बना रहा हूँ कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करने के लिए। देखो दो कॉलम बनाऊंगा इसमें, एक पर्टिकुलर्स का, एक ओल्ड इक्विपमेंट का, एक न्यू इक्विपमेंट का। सेल प्रोसीड्स, सेल्स एट T10, T10 पे सालवेज वैल्यू कितनी है, इसकी तो 0 है, इसकी 20,000 है। लेस WDV एट T10, T10 पे WDV कितनी है, इसकी तो 0 है, इसकी WDV कितनी है, बोलो। 0 हो गई थी ना WDV, क्योंकि हमने पूरे के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो यहाँ कैपिटल गेन 0 है, यहाँ कैपिटल गेन 20,000 का है, और टैक्स ऑन कैपिटल गेन 50%, ये 0, ये 10,000। तो इंक्रीमेंटल टैक्स ऑन कैपिटल गेन कितना है 10,000। ओके, ठीक है। टैक्स लग रहा है ना, तो लेस कर देंगे, लेस पीवी ऑफ इंक्रीमेंटल टैक्स ऑन कैपिटल गेन 10,000 रुपए वर्किंग नोट से आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, और पीवी कर देंगे 0.386 से, तो ये हो जाएगा 3,860 रुपए लेस कर दो यहाँ से।
logic. This is your final incremental PV of cash inflow. 6,64,448. एंड स्टेप 3 एनपीवी निकालने की होती है आपकी. इंक्रीमेंटल पीवीसीआई लिख दो, लेस इंक्रीमेंटल पीवीसीओ लिख दो, तो आ जाएगी आपके क्या, इंक्रीमेंटल एनपीवी. इंक्रीमेंटल पीवीसीआई 664,448 एंड पीवीसीओ कितना निकाला था हमने, 3,30,908. चलो जी, 3,33,540 रुपए इज योर इंक्रीमेंटल एनपीवी. तो कंक्लूजन क्या होगा आप लिख सकते हैं, since incremental NPV of new machine is positive, therefore old machine should be replaced. स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ. ये आउटफ्लो है, ये नोट कर ही लिया होगा आपने. ये इनफ्लो, हो गया क्या सबका नोट? चलो देखो, इसके सॉल्यूशन में इन्होंने जो डेप्रिसिएशन निकाल रखा है वो निकाल रखा है साल्वेज वैल्यू लेस करके, जबकि ऐसा क्वेश्चन में मेथड नहीं बता रखा है. ठीक है, तो कई बार आप इनके सजेस्टेड देखोगे ना, वहां पे ये 20,000 लेस नहीं मिलेगा. तो कई बार कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं, डिपेंड करता है इनकी अजम्पशन के ऊपर. ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी एसएलएम मेथड नहीं लिख रखा है तो आप एसएलएम नहीं लगा सकते. क्योंकि देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, फॉर टैक्स पर्पज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन में भी डेप्रिशिएटेड. इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, ना कि नेट वैल्यू पे लगाना. चलो जो भी है, अजम्पशन का डिफरेंस है. आप चाहो अज्यूम करके, पर आपको याद रखने पड़ेंगे फिर की. मॉड्यूल में सॉल्यूशन में ये दे रखा था, क्योंकि सजेस्टेड में हर बार चेंज आएगा आंसर. ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चले. ठीक है, चले आगे. इलस्ट्रेशन 12 हो रखा है हमारा. चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यू कंसेप्ट पे. इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे, उससे पहले जो कंसेप्ट है वो देख लो आप. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कैपिटल राशनिंग.
कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। देखो, जितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो कैपिटल राशनिंग एक सिचुएशन है जहां पे आपके पास फंड्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है तो फिर आप सारे प्रोजेक्ट करो जिनमें एनपीवी पॉजिटिव है, कौन मना करने वाला है? ठीक है, अगर आपके सामने 10 प्रोजेक्ट है, आप अलग अलग बिजनेस करना चाहते हो, आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो, आप राशन की दुकान खोलना चाहते हो, ठीक है, और हर प्रोजेक्ट में आपको बताया एनपीवी आपने कैलकुलेट कर ली, हर प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, क्या करेंगे हम? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज समझो, जैसे कोई भी पर्सन है, मिस्टर ए है, ये बिजनेस करने की सोच रहा है, इसके दिमाग में आया एक कि ये शॉप कर ले गारमेंट्स की, ठीक है ना, दूसरा इसके दिमाग में आया कि ग्रोसरी की शॉप कर ले, तीसरा आया कि शूज की कर ले, इस तरीके से एटसेट्रा एटसेट्रा। इसने हर प्रोजेक्ट के ऊपर कैपिटल बस्टिंग टेक्निक निकाली और उससे इसने एनपीवी कैलकुलेट करी। इसकी एनपीवी सपोज आ रही है 1 लाख रुपए, इसकी एनपीवी आ रही है 2 लाख रुपए, इसकी एनपीवी आ रही है 3 लाख रुपए। बताओ कौन सा बिजनेस करना चाहिए मिस्टर ए को? वाई, यही तो अटक गया ना काम। क्यों प्रोजेक्ट सी? क्यों प्रोजेक्ट सी? प्रोजेक्ट सी इसलिए करेंगे कि अगर पैसे की शॉर्टेज है, तो अगर मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए के पास अनलिमिटेड फंड्स है, क्या ये तीनों प्रोजेक्ट नहीं कर लेगा क्या? क्यों एक ही प्रोजेक्ट करेगा ये? तीनों में ही तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सोच के देखो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, तीनों बिजनेस में आपको पता है प्रॉफिट है, पैसे आपके पास पड़े हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कंसेप्ट यूज आ रहा है कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग बोल रहा है पहले आप अपने फंड्स को देखो कितने फंड्स हैं। मान लेते हैं मैं बोलता हूं मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ इन प्रोजेक्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। मान लेते हैं इसको करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 7 lakhs का, इसको करने के लिए चाहिए 6 lakhs का, और इसको करने के लिए चाहिए 4 lakhs का। ठीक है, और प्रोजेक्ट के लिए दो चीजें आपको यहाँ पे दी हुई होगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये डिविजिबल है या इंडिविजिबल है, मतलब क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा 7 लाख लगा के करना पड़ेगा या कुछ कम लगा के कर सकते हैं? ठीक है, तो वो बात आपको क्वेश्चन में दी हुई आएगी। अभी मैं बोल रहा हूँ सपोज आपको कि प्रोजेक्ट्स आर अनडिविजिबल, ठीक है, और एक छोटा सा चेंज और कर देता हूँ इसमें। अब आप दिमाग लगाना, ये कंसेप्ट इसी से बने हुए हैं, माइंड लगाने से। चलो अब चेक करके बताओ मुझे, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं जिनकी और कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, ये भी अज्यूम करना हमेशा, नो अल्टरनेटिव यूज। अब बताओ मुझे कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे आप? दक्षिता ने कहा ग्रोसरी, द आंसर इज रॉन्ग। और कौन बताना चाहेगा? हर्ष ने कहा शूज, आंसर इज रॉन्ग। और कौन बताएगा? ग्रोसरी भी गलत आंसर है। तो चितरंजन इज स्मार्ट, वो बोल रहा है गारमेंट्स, ये भी आंसर गलत है। तीनों लोगों के आंसर गलत है आपके। फिर माइंड लगाओ, थोड़ा सा और माइंड लगाओ, आ जाएगा आंसर आपसे। थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दोबारा, चलो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग सुन लेना अच्छे से। चलो आंसर तो बता दिया इसने, फिर भी एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मिस्टर ए, आप अपने बारे में सोचो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं जिनका आप कोई यूज नहीं ले रहे, एज इट इज घर पे पड़े हैं आपके पास पैसे।
आपके दिमाग में बिजनेस करने का आया, 3 बिजनेस में आपने दिमाग लगाया, तीनों की आपने एनपीवी निकाल ली, तीनों में कितने कितने रुपए लगेंगे वो निकाल लिए। एक चीज आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो करना है, जितने रुपए हम लिख रहे हैं उतने रुपए लगेंगे ही लगेंगे, कम रुपए में ये काम नहीं होगा। अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप कौन कौन सा बिजनेस करोगे इसमें से, बताओ। हर्ष ने और गौरांग ने आंसर दिया है, पता नहीं सही है या नहीं है। क्या होगा आंसर बताओ तो। ओके क्या आंसर बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेंगे ना, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। प्रोजेक्ट्स है, जरूरी नहीं है एक ही प्रोजेक्ट करे, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहां हम दो में से एक ही कर सकते हैं। ये सारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई सा भी एक्सेप्ट कर सकते हो। बस अब ये आपको लगाना है कि कौन सी टेक्निक लगा के पता लगाएं। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, तो समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल ऐसे बनाया कि इन दोनों में पैसे लगाएंगे, देखो 10 लाख रुपए लगाएंगे तो टोटल एनपीवी कितनी आएगी प्रोजेक्ट से, 3 लाख रुपए। 10 लाख लगाएंगे तो 3 लाख रुपए कमाएंगे। अगर इसमें पैसे लगा दिए 7 लाख, तो 2.5 लाख तो कमा लेंगे, बट 3 लाख रुपए खाली पड़े रहेंगे हमारे, और खाली पैसे पे कोई रिटर्न नहीं आता, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। अब आपको टेक्निक देखनी है कि कैपिटल राशनिंग के अंदर, कैपिटल राशनिंग के जब क्वेश्चन होंगे तो उनको क्या टेक्निक लेके सॉल्व करोगे आप। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक डिविजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे और एक अनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे। चलो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, अगर मैं बोल दूं कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है, अब कहां पैसे लगाओगे। बताओ, सोचो। डिविजिबल मतलब क्या, प्रोपोर्शनेट लगा देंगे, वेरी गुड। देखो हम बोलेंगे कि 7 लाख रुपए तो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट ऐसे नहीं लगाएंगे। आपने प्रोपोर्शनेट का मतलब ये तो नहीं बोला ना कहीं कि 4:6:7 के रेशियो में लगा दो, ऐसे नहीं लगाएंगे। मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा कौन सा प्रोजेक्ट कमा रहा है, ये है ना, तो पैसा लगा दो यहाँ पे, और 3 लाख रुपए यहाँ लगा दो। तो देखो टोटल एनपीवी कितनी आएगी, यहाँ 7 लाख लगाऊंगा तो एनपीवी कितनी आएगी, 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा यहाँ से। और यहाँ आधे पैसे लगा रहा हूँ, 6 लाख पे अगर 2 लाख कमा रहे थे तो 3 लाख पे कितने कमाएंगे, 1 लाख। तो टोटल एनपीवी कितनी आएगी, 3.5 लाख। इससे ज्यादा एनपीवी कैसे भी नहीं आ सकती, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। 3.5 लाख से ज्यादा हम कमा ही नहीं सकते, चाहे आप कैसे भी पैसे लगा के देख लो। आ रही बात समझ में। तो देखो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे तो सिंपल सा आंसर है स्टेप वाइज। नंबर 1, रैंक द प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन पीआई। पीआई के बेसिस पे रैंकिंग दे दो, और फिर सेलेक्ट द टॉप रैंक्ड प्रोजेक्ट्स until you have funds। आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का बहुत इजी आंसर है, पीआई के बेसिस पे रैंकिंग दे दो, और उसके बाद में क्या करो, टॉप रैंक प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर लो जितने पैसे आपके पास हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स को छोड़ दो। अनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशंस। You have to make best combination which has highest NPV, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपको अपनी एनपीवी सबसे ज्यादा करनी है ना, और इसके लिए वी कैन यूज पीआई मेथड। पीआई मेथड को यूज तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करेंगे ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अनडिविजिबल है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा।
नोट हो जाए तो मैसेज कर दो। चले, इसके ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था, ये नोट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, कैपिटल राशनिंग में माइंड में एक ही चीज रखनी है, माइंड में एक ही चीज रखना, जितने प्रोजेक्ट दे रखे हैं उनको इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपकी एनपीवी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, उसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा अनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए। चलो क्वेश्चन पे आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है। एस लिमिटेड है 10 लाख अलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पज, मतलब 10 लाख रुपए हैं आपको लगाने हैं कैपिटल बजटिंग में। फॉलोइंग प्रपोजल्स एंड एसोसिएटेड पीआई, पीआई दे रखा है देखो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पीआई ऑलरेडी दे रखा है। 6 प्रोजेक्ट आपके सामने है, अब इनके नाम नहीं दे रखे वरना और फीलिंग आ जाती। एक गारमेंट का होगा, एक शूज का होगा, एक ग्रोसरी का होगा, फलाना डिकाना, ठीक है ना, जो भी है, कंस्ट्रक्शन का होगा, कोचिंग का होगा, सारे बिजनेस दे दिए, सबका पीआई दे दिया। विच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन, कौन सा लेना है। अज्यूम दैट प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी। देखो ये लाइन अगर लिखी हुई है तो भी ठीक है, नहीं लिखी हुई है तो आपको अज्यूम करनी है, ठीक है ना। इफ नॉट रिटर्न हैव टू अज्यूम, क्योंकि इसको अज्यूम नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि पैसे का अलग यूज है, वो भी तो कंसिडर करो। तो आप ये मान के चलोगे पैसे का अलग यूज नहीं है कैपिटल बस्टिंग का, जब आप कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल है, चलो इस क्वेश्चन को तो कर देते हैं हम सॉल्व, इसके बाद इसी क्वेश्चन को डिविजिबल मान के भी सॉल्व करेंगे। इंडिविजिबल में क्या करना होता है, बोलो क्या करना होता है इंडिविजिबल में। ट्रायल एंड एरर करेंगे, बार बार में प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे हाईएस्ट एनपीवी आ जाए वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे। पर अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो हम रैंकिंग दे देते हैं पीआई से, ठीक है ना, वो बेस्ट रहेगा। चलो प्रोजेक्ट्स, मैं इसको दो पार्ट में करता हूँ, प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है, पीआई भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, इसको रैंक दे देते हैं पीआई के बेसिस पे। तो प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 6। अमाउंट, अमाउंट किस चीज का है ये, कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको प्रोजेक्ट में 3 1.5 3.5, 3 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 2 लाख और 4 लाख। पहले तो इसका टोटल करो, कहीं ये टोटल 10 लाख के अंदर हो तो दिक्कत ही नहीं है ना। 10 लाख रुपए तक तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। इसका टोटल करो, टोटल कितने रुपए चाहिए, अगर आप 6 प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो कितने रुपए की जरूरत है, ज्यादा है, ठीक है, पर कितना है टोटल बताओ इसका। 4 4 8 10,
14, 17, 18.5 लाख है क्या इसका टोटल? 18,50,000 रुपए। ठीक है। देखो अगर आपके पास 18.5 लाख रुपए होते तो कैपिटल राशनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको एक्सेप्ट कर लेते अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो। पहले वो भी चेक करना पड़ेगा। अब इनको पीआई दे रखा है आपको, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.22, 0.95, 1.20, 1.18, 1.20 एंड लास्ट इज 1.05। देखो मुझे बताओ, आपने पीआई पढ़ रखा है, पीआई में डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? पीआई का डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? हाइयर द बेटर तो होता है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की बात करें तो, अगर एक ही प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो कौन ग्रेटर देन 1 ना? इसका मतलब आपको दिख रहा है ये सेकंड जो प्रोजेक्ट है इसका पीआई 1 से कम है, ये तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, तो इसको तो मैं रिजेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर मेरे पास पैसे हो ना तो भी नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें 1.5 लाख रुपए लगा के पैसे डुबाने ही है मुझे। इसमें तो कम और हो जाएंगे, 1.5 लाख लगाऊंगा तो 5% पैसे गायब और हो जाएंगे मेरे। आधी बात समझ में? अब रैंकिंग दे दो बचे हुए प्रोजेक्ट्स को। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 को तो रिजेक्ट कर दो, बाकी प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग दे देते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट रैंकिंग आएगी प्रोजेक्ट नंबर 1 को। सेकंड रैंकिंग किसको आएगी? रोमन में दे देते हैं ताकि सेम नहीं हो जाए। सेकंड रैंकिंग आएगी आपकी थर्ड को, और इन दोनों को सेम है, किसी को भी दे सकते हो। मैं इसको सेकंड दे रहा हूँ और इसको भी चाहो सेकंड दे सकते हो और थर्ड भी दे सकते हो। ये फोर्थ रैंक पे आ जाएगा और ये फिफ्थ रैंक पे आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे एनपीवी भी लिख दो इसकी। एनपीवी कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है। देखो 1.22 है, मतलब 22 पैसे एनपीवी है। 1 रुपए से जितना ज्यादा है वो आपका एनपीवी है। तो 3 लाख इंटू 0.22 कर दो तो एनपीवी आ जाएगी। हरी बात समझ में? 1 रुपए तो हमने लगाया है, अगर 1 रुपए लगा के 1 रुपए 22 पैसे वापस मिल रहा है तो 22 पैसे क्या है हमारी एनपीवी। तो 3 लाख इंटू 0.22 करेंगे तो 66,000 आ जाएगा एनपीवी। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, लिखें तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस में आएगी इसकी 5 पैसे, 1.5 लाख का 7500 आएगा क्या? 7500 रुपए नेगेटिव। ठीक है, तो इसको तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है कभी। फिर 3.5 लाख इंटू 0.20, 70,000 रुपए। फिर 4.5 लाख इंटू 0.18, 81,000। 2 लाख इंटू 0.20, 40,000। और 4 लाख इंटू 0.05, 20,000। ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमम, ये जो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे उसमें कितनी एनपीवी आ रही है वो बता दो। चलो अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इंडिविजिबल है तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू मेक combinations of different projects to achieve highest NPV। ठीक है, अब अलग अलग अल्टरनेटिव लेते जाओ। नंबर 1, पहला, देखो एक टेबल बनानी है आपको हमेशा ऐसी, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनपीवी, ये 3 चीजें आनी चाहिए इसके अंदर। देखो सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें जिसको फर्स्ट रैंक दे रखी है? प्रोजेक्ट नंबर 1, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 3 लाख रुपए लगेंगे। और एनपीवी कितनी आएगी इससे? 66,000। ठीक है, सेकंड नंबर, सॉरी
दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे? सेकंड रैंक किसको दी हमने? पांचवा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 5 एक्सेप्ट करेंगे और पैसे लगेंगे कितने? 2 लाख। 2 लाख लगा के कितने पैसे आएंगे? 40,000 की एनपीवी आएगी। ठीक है, अब ये भी देखते जाना, कितने रुपए लगा दिए हमने? 5 लाख। इसके बाद थर्ड रैंकिंग है थर्ड प्रोजेक्ट की, तो थर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें कितने रुपए लगेंगे? 3.5 लाख। और इसमें पैसे कितने आएंगे? 70,000। ठीक है, अब बचे कितने हमारे पास? 1.5 लाख रुपए और बचे हैं। फोर्थ रैंक वाला प्रोजेक्ट में 4.5 लाख रुपए लगते हैं, ये कर नहीं सकते। फिफ्थ वाले में 4 लाख लगते हैं, ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ आपको 8.5 लाख रुपए लगाने हैं और इतनी एनपीवी आप कमाओगे। 1,76,000। समझ में आया ये? अब आप बोलोगे वो 1.5 लाख रुपए कहाँ लगाए, तो वो आपके कुछ नहीं है, वो आइडल फंड्स रहेंगे, वो कहीं नहीं लगेंगे। क्योंकि अब जो 2 प्रोजेक्ट बच गए उनमें 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ, वो हम कर रहे हैं ना अभी सेकंड, इसीलिए तो बोल रहे हैं ट्रायल एंड एरर, इसी को बोलते हैं। एक बार बना लिया, अब इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, अब इसको चेंज कर करके देखो। चेंज कैसे करना है वो समझना। आपके पास 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, है ना, और इसमें आपने 3.5 लाख लगाए लास्ट वाले प्रोजेक्ट में। तो अगर ये वाला प्रोजेक्ट नहीं करते तो 5 लाख रुपए पड़े होते हैं। अब आप देखो वो 5 से कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर 5 लाख से ये वाला प्रोजेक्ट करूं तो इससे एनपीवी आएगी 81,000, जो कि 70,000 से ज्यादा है। इसका मतलब यहां लगाना बेटर होगा। हरी बात समझ में? तो सेकंड अल्टरनेटिव यहाँ बना देंगे हम, ये थर्ड वाला हटा देंगे। ये मेहनत है, सॉल्यूशन दिखाने में आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ प्रोजेक्ट पहले 1 वाला किया, फिर 5 वाला किया, तो वो तो सेम ही रहेगा। 3 लाख रुपए लगाएंगे, 66,000 रुपए आएंगे। 2 लगाएंगे, 40 आएंगे। और फिर 3 नंबर की जगह लगाएंगे अपन प्रोजेक्ट 4। 4 में लगेंगे 4.5 लाख रुपए और आएंगे 81,000। तो अभी टोटल इन्वेस्ट कितने हुए? 9.5 लाख रुपए। और टोटल एनपीवी कितनी आई? 66,000 प्लस 40,000 प्लस 81,000, 1,87,000 की टोटल एनपीवी आई। क्या ये बेस्ट आंसर है? क्या पता नहीं, और आगे देखना पड़ेगा। देखो अभी भी फंड्स आइडल पड़े हैं 50,000, अभी भी 50,000 का आइडल फंड्स पड़ा है, इसको भी तो यूटिलाइज करके देखो। मतलब और ऑप्शन चूज करके देखना पड़ेगा। और क्या चूज कर सकते हैं आप? देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि मैं ये फोर्थ प्रोजेक्ट ना करूं, सॉरी ये फिफ्थ प्रोजेक्ट ना करूं, तो 2 लाख बच जाएंगे। 2 लाख और 50,000, 2.5 लाख में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? बोलो, 2.5 लाख में कोई अदर प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये 5 प्रोजेक्ट हटाना तो बेकार है। ठीक है, 4 मैंने हटा के पहले देख लिया, 4 हटाने से कुछ होगा नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट हटा के देखो। पहला प्रोजेक्ट अगर हटाते हैं हम तो 3 लाख रुपए जाते हैं। 3 लाख और 50,000 के आइडल फंड, 3.5 लाख में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? 3.5 लाख में प्रोजेक्ट हो सकता है जिसकी एनपीवी आएगी 70,000 रुपए। ठीक है, और अभी इससे एनपीवी आ रही है 66,000 रुपए। तो थर्ड जो अल्टरनेटिव है वो आपका बनेगा प्रोजेक्ट नंबर 3, 4 और 5। तीसरा प्रोजेक्ट में 3.5 लाख रुपए लगेंगे, इसमें 4.5 लगेंगे, इसमें 2 लगेंगे। ठीक है, 3.5 लाख लगा के कितने आएंगे? 70,000। 4.5 लगा के कितने आएंगे? 81,000। और 2 लाख लगा के कितने आएंगे? 40,000। तो टोटल यूटिलाइज हो गए हैं 10 लाख। एनपीवी कितनी आ गई टोटल? 1,91,000। ठीक है, दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। इसके अलावा आपको और माइंड में आते तो बना सकते हो, बट आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जहां आप अगर रैंकिंग के हिसाब से चल रहे हो, कौन सी रैंकिंग? पीआई वाली रैंकिंग के हिसाब से अगर आप चल रहे हो, तो जहां जाके पूरे फंड्स यूटिलाइज हो जाते हैं, है ना, आइडल फंड्स नहीं बचते, वो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, देयर फोर बेस्ट अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट
क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट नंबर 3+4+5, जिसमें टोटल एनपीवी कितनी आ रही है 1,91,000। अब आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, इससे ज्यादा एनपीवी नहीं है। लो जी, जिसने नोट कर लिया वो बता दो, और जिसने नहीं किया वो करके बता दो। तो देखो तीसरी बार में आंसर आ गया आपका, तो ज्यादा ट्रायल नहीं होंगे, वो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बना के देते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई 10 बार ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रिक ये हुई ना, जहां सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाए, हाँ, पीआई के अकॉर्डिंग चलोगे तो। अगर आप जैसे बिना पीआई के कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर देते हो और वहां आप देखते हो कि पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं है सही आंसर आएगा, है ना। आप कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करो पीआई की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, और जहां पूरा पैसा यूटिलाइज हो जाए वो आपका बेस्ट आंसर होगा, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पीआई से फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो आप जिस जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, और उससे अगर आपका पूरा पैसा यूटिलाइज हो रहा है तो आपको अलग से कहीं और ऑप्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सबने कर लिया क्या? चलो, अब इस क्वेश्चन में डिविजिबल करके पूछा नहीं था, पर मैं आपको बना रहा हूं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। बी अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोजेक्ट्स अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल आंसर है, पीआई से रैंकिंग आपने दे रखी है, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनपीवी। देखो, प्रोजेक्ट सबसे फर्स्ट रैंक किसकी है? आपने अपनी कॉपी में बनाया होगा, वहां से बता दो। सबसे फर्स्ट रैंक किस कौन से प्रोजेक्ट की है? प्रोजेक्ट नंबर 1। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख का, और इसमें एनपीवी कितनी है? 66,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा है? रैंक नंबर 2 कौन सी है? रैंक नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 5। कितने रुपए लगेंगे इसमें? 2 लाख। एनपीवी कितनी आएगी? 40,000। ठीक है। थर्ड रैंक पे कौन सा प्रोजेक्ट है? थर्ड रैंक पे प्रोजेक्ट नंबर 3 है, इसमें पैसा कितना लगेगा? 3.5 लाख रुपए, और आएगा कितना? 70,000 रुपए। कितने फंड्स बचे हैं अभी हमारे पास? 1.5 लाख रुपए। फोर्थ रैंक कौन से प्रोजेक्ट की है बताओ? फोर्थ रैंक फोर्थ ही प्रोजेक्ट की है, और फोर्थ प्रोजेक्ट में कितने रुपए लग रहे हैं टोटल? 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं। अब देखो, प्रोजेक्ट में पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए 4.5 लाख रुपए चाहिए, पर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं, तो आप कितना परसेंट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट का? 33.33% कर सकते हो ना, ऑफ प्रोजेक्ट 4। प्रोजेक्ट 4 का 1/3 कर सकते हो आप। कितने रुपए लगेंगे? 1.5 लाख। और एनपीवी भी 1/3 हो जाएगी। 4.5 लाख पे कितनी एनपीवी आ रही थी? 81,000 की।
तो 81,000 का 1/3 कर दो, 27,000 की एनपीवी आ जाएगी। अब देखो टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया पैसा, 10 लाख। तो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में हमेशा फर्स्ट ही पहली बार में आपका 10 लाख इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और टोटल एनपीवी कितनी आ रही है देखो, इससे ज्यादा एनपीवी नहीं ला सकते आप, कैसे भी कॉम्बिनेशन बना दो बोले। 2,03,000, इससे ज्यादा एनपीवी लाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 10 लाख रुपए को इस तरीके से लगाओगे तो आप 2,03,000 रुपए कमाओ। ठीक है ना। प्रोजेक्ट डिविजिबल इसीलिए तो लिखा था ना कि प्रोजेक्ट 4 को हम पार्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, पूरा नहीं करके इसका 1/3 पार्ट भी कर लेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, कैपिटल राशनिंग का। इलस्ट्रेशन 9 हो गया, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, illustration number 13. From the following information, determine the optimal combination of projects, assuming that the projects are divisible and indivisible. अब की बार दोनों पूछ लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट के नाम दिए A1, A2, A3, A4, A5, रिक्वायरमेंट दे दी, एनपीवी दे दिया। अब की बार एनपीवी दिया है तो क्या करेंगे, पीआई आप निकालेंगे। चलो इस क्वेश्चन को मिलके करेंगे, कुछ पार्ट आप करोगे कुछ पार्ट मैं करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पहले कौन से लेना है, पहले डिविजिबल से ले लेता हूं। फर्स्ट प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो सबसे पहला काम क्या करना है, रैंकिंग देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बनाओ टेबल, प्रोजेक्ट A1, A2, A3, A4, कोई शॉर्टकट मत करना, सब हाथ से कॉपी में नोट करना है सब कुछ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000, 3,00,000, 50,000, 1,00,000, 3,00,000, 50,000, 2,00,000, 1,00,000, 2,00,000 और 1,00,000। टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ कितना चाहिए आपको, टोटल कितने रुपए की जरूरत है। आपके पास है कितने फंड्स, क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा। ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसमें लिख लो आपके पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं, 3,00,000। फंड्स अवेलेबल 3,00,000 ही है केवल। ठीक है, 3,00,000 ही आ रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ जी, फंड्स अवेलेबल 3,00,000 है और टोटल 7.5 लाख होते तो कोई इश्यू नहीं था। एनपीवी दे रखी है, एनपीवी लिख दो यहाँ पे, 20,000, 35,000, 16,000, 20,000, 35,000, 16,000, 25,000 और 30,000। ये टेबल सब बना लेना साथ के साथ, इसी में से उठाना है। चलो अब बनाना है आपको पीआई। क्या शॉर्टकट ट्रिक है, 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ठीक है, तो 20,000, 1,00,000, 20,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 करो और उसमें एक जोड़ दो, मतलब 0.20 आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, मतलब पीआई कितना होगा, 1.20।
यही है ना, जो लगा रहे हो वो तो वापस आ ही रहा है, एक्स्ट्रा 20,000 कमा रहे हैं तो पीआई हो जाएगा 1.20। नेक्स्ट, इसका पीआई कितना होगा? 35,000 डिवाइड बाई 3 लाख करो, उसमें 1 जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 1.12 या 1 पूरा लिख देते हैं, हो सकता है सेम वैल्यू आ जाए किसी में और। 1.17 का है, 1.117 है, ठीक है। थर्ड का बताओ एनपीवी, सॉरी पीआई। 1.32। फोर्थ का पीआई बताओ। 1.125। फिफ्थ का पीआई बताओ। 1.30। ठीक है जी। अब इनको रैंक दे दो। रैंक बेस्ड ऑन पीआई। फर्स्ट रैंक किसको जाती है? फर्स्ट रैंक जाती है A3 को, सेकंड रैंक A5 को, थर्ड रैंक A1 को, फोर्थ रैंक A4 को, और फिफ्थ रैंक। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने वाला नहीं है, देखो सबकी एनपीवी पॉजिटिव है, तो सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने वाले ही हैं। ये टेबल फटाफट से बना लो, मैं इसी में से आपसे डेटा पूछूंगा। नोट हो जाए तो बता देना। नहीं हुआ क्या सबका? आपको डन लिखने में भी बताओ। हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं हो अभी तक आपका। क्या होगा तुम्हारा पता नहीं। चलो आगे चलो। अब ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट और एनपीवी, तीन ही चीजें बनानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। फर्स्ट रैंक कौन से प्रोजेक्ट की है? अब आपके पास टेबल है, उसमें देख देख के बताते रहो। फर्स्ट रैंक वाला प्रोजेक्ट A3, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें एनपीवी कितनी आ रही है? 16,000। ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट A5, इन्वेस्टमेंट, A5 का इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एनपीवी 30,000। नेक्स्ट,
थर्ड रैंक कौन से प्रोजेक्ट की है? A1, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एनपीवी 20,000। और फोर्थ रैंक कौन से प्रोजेक्ट की है? A4 की। अब मुझे बताओ A4 में इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जबकि आपके पास फंड बचा है केवल 50,000 रुपए का। इसका मतलब इसका 25% परफॉर्म करना, 25% ऑफ A4, तो 50,000 रुपए लगेंगे। एनपीवी, टोटल एनपीवी कितनी आ रही थी इसमें? A4 में टोटल एनपीवी कितनी आ रही थी? 25,000 रुपए की। तो इसका 25% आएगा आपके पास। 25,000 का 25% कर लो, कितना होता है? 6250। लो जी, दिस इज योर टोटल एनपीवी एंड दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट 3 lakhs का। 72250। ठीक है, सिंपल है, ये तो सिंपल है। अब आ जाओ आप, दिस इज योर मेन प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल। अब कॉम्बिनेशंस बनाने अलग अलग। ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं अभी, आपको टेबल बनानी है। चलो, फर्स्ट रैंक के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाते जाओ। जो अभी बनाया है उसमें A3, A5, A1। देखो, A3, A5, A1, ये 3 प्रोजेक्ट हम करेंगे। उसके बाद 50,000 रुपये बचेंगे। तो 50,000 में ना तो A2 हो सकता है और ना ही A4 हो सकता है। ठीक है, ना तो A2 हो सकता है ना A4 हो सकता है। तो 50,000 रुपये बच गया आइडल फंड। तो अगर मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव इन तीनों का बनाता हूं तो इन तीनों का टोटल एनपीवी कितना आएगा वो जोड़ लो। इसकी टेबल बनानी है आपको। टोटल एनपीवी 20,000 प्लस 16,000 36,000 और 36 प्लस 30 66,000। ठीक है, तो देखो यहाँ ट्रायल एंड एरर से बनाएंगे हम। तो फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ A1 प्लस A3 प्लस A5। तो इससे टोटल एनपीवी आएगा 66,000। पर इससे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हो रहा काम। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इससे? टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे 2.5 लाख ही हो रहा है। 50,000 आइडल बच गया। क्या करें? थर्ड रैंक वाले को हटा के देखो। थर्ड रैंक पे कौन सा है? A1। A1 को अगर मैं हटा दूं इसमें से, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की बोल रहा हूं मैं आपको? फर्स्ट सेकंड तो कर लो, थर्ड को हटा के देखो एक बार। फर्स्ट रैंक ये करो, ये भी करो। 1.5 लाख रुपए बचे हुए हैं। A1 मत करो। 1.5 लाख में ना तो ये हो सकता है और ना ये हो सकता है, मतलब ये तो बेकार है। ठीक है, तो ये तो बेकार है, इसको हटाने से कोई मतलब नहीं है। चलो, इसकी जगह सेकंड रैंक वाले को हटाओ। A5 को हटाता हूं मैं। अगर A5 को हटाते हैं और A1 को करते हैं, अब देखो 1.5 लाख रुपए बेकार। ना 1.5 लाख में ये हो सकता है ना 1.5 लाख में ये हो सकता है। तो कुछ ऑप्शन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट हटा देना। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोनों को हटा दो, सेकंड और थर्ड रैंक को। फर्स्ट करते हैं 50,000। सेकंड थर्ड रैंक इसकी, इसकी सेकंड है और इसकी थर्ड, ये दोनों हटा दिए मैंने। अब मेरे पास बचे हैं 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल एनपीवी कितना होगा? 16,000 और 25,000, 41,000 ही होता है। नहीं है काम का, बट इसको शो करोगे आप। सारी बात समझ में? इसको शो कर देंगे हम, क्योंकि एक दो ट्रायल एंड एरर तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो A1 प्लस A
कौन सा था, A1 प्लस, सॉरी A1 नहीं किया हमने, किया A3 और A4, A3 एंड A4, A3 प्लस A4, टोटल एनपीवी आएगी कितनी, 41,000 रुपए, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है इसमें, 2.5 लाख। ठीक है ना, अभी भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। चलो और कॉम्बिनेशन बनाओ। एक अगर आप सीधा देखो कि यहाँ 3 लाख रुपए लग रहे हैं, इसमें लगाने में कोई फायदा है क्या, नहीं है, तो इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट अल्टरनेटिव शायद आ चुका है, फिर इसके अलावा तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी बनाओगे आप कम ही आएगा। जैसे इन दोनों का कॉम्बो बनाएंगे 3 लाख, तो भी कम आएगा। ये 3 लाख अलग से बनाओगे तो भी कम आएगा, इन दोनों का भी कम आएगा, सबका कम आएगा। 1 और 4 का बनाओगे तो भी तो कम ही आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं बनेगा। तो बेस्ट अल्टरनेटिव बन चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीआई रैंकिंग से चलोगे, A3 एंड A4, सेकंड बेस्ट A3 एंड A4। ठीक है, मतलब पीआई से चलेंगे तो स्टार्टिंग में आपके आ जाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हो कि आगे हटा हटा के देख रहे हैं तो भी कम आ रहा है, तो अब ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ट हो गया आपका, तो आप यहां बता दोगे ऑप्टिमम, देयरफॉर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे हम। ठीक है, टेबल बनानी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखना, A1, A3 और A5 में करेंगे। ये आपका ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए जितने बन सकते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हो, बट ऐसे बनाने में यहाँ पे तो कम बन रहे हैं ना, दो दो प्रोजेक्ट मिक्स होके बन रहे हैं, तो बनाना इजी है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है सबका, कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहे होंगे, तो ये अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए वहां पीआई का ट्रिक लगाना ही पड़ेगा, इतने कॉम्बिनेशन बना नहीं पाओगे। लो जी, आंसर आ गया A1, A3, A5। हो गया सबका नोट। चलो जी चलो, अब लास्ट कंसेप्ट है, इसका एक ही क्वेश्चन है, और ये आपने कर रखा है, कहाँ पे कर रखा है, OR, लीनियर प्रोग्रामिंग किया हुआ है क्या आपका, LP, बस ये वही है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम, एक ही क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो हालांकि कंसेप्ट वहां का है, यहाँ भी यूज आता है। तो LP की इक्वेशन बनानी है आपको, केवल सोल्व नहीं करना, ओनली इक्वेशन, केवल इक्वेशन बनानी है। क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, फिक्स फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्लोज जिसको बोलते हो आप। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, या तो मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज करना होगा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी क्या इक्वेशन बनाने की बात कर रहे हैं। आपको 9 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, हर प्रोजेक्ट की एनपीवी दे रखी है, हर प्रोजेक्ट के पीवी ऑफ आउटफ्लो दे रखा है, मतलब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है ये, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो बताओ मुझे प्रोजेक्ट 1 का, एक बार प्रोजेक्ट 1 के डेटा चेक करना चाहता हूं मैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रोजेक्ट 1 का टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, बता सकता है क्या कोई।
प्रोजेक्ट 1 का टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है इस टेबल में? 15 तो दे रखा है, सिंपल पीवी करके ही दे रखा है। ध्यान रखना ये आउटफ्लो जो है ये पीवी करके ही दिया हुआ है, ऊपर हेडिंग पढ़ो पीवी ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। तो 15 का आउटफ्लो है, एनपीवी कितना है 14। कोई पीवी सीआई बता सकता है क्या कितना है? अगर पीवीसीओ 15 है और एनपीवी 14 है तो पीवीसीआई कितना होगा? 29। चलो वेरी गुड। ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में यूज नहीं आ रहा। इस तरीके से डेटा दे रखा है, आगे देखो। इन दिस केस द सिलेक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द पीरियड। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये आपका हो गया लिमिटिंग फैक्टर, कि ये आपको लिमिटेशन बना के रखनी पड़ेगी। तो जो क्लोज होता है ना आपका, एलपी में फर्स्ट क्लोज होता है ऑब्जेक्ट क्लोज, फिर आप बोलते हो सब्जेक्ट टू, मतलब लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशन है आपके हर साल की इन्वेस्टमेंट। बोल रहे हैं पहले साल में 50 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम, और दूसरे साल में 20 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मुलेट एलपी प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट मिक्स। तो वेरिएबल्स कौन से हो गए आपके इसमें? ये वेरिएबल है, ये फर्स्ट ईयर का 12, यहाँ वो बोलना चाह रहे हैं 50 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ वो बोलना चाह रहे हैं 20 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल है, देखो वैसे क्वेश्चन। बताओ मुझे इसको, इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है एनपीवी को? एनपीवी को मैक्सिमाइज करें कि एनपीवी को मिनिमाइज करें? मैक्सिमाइज। एलपी प्रॉब्लम बनानी है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो। यहाँ बना देता है इलस्ट्रेशन नंबर 14, मैक्सिमाइज एनपीवी। देखो सब्जेक्ट टू, पहला लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड का आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट में कर सकते हैं हम? तो आप बोल रहे हो किसी में भी करो, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उनके सबका इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना होना चाहिए? अप टू 50, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारी बात समझ में? अब इन सबको आप क्या बोलोगे? ए बी सी डी भी बोल सकते हो, X1 X2 भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या नाम दिया? X1 X2 दिया होगा शायद, ठीक है। X1 X2 दिया तो X1 X2 के हिसाब से आप कर सकते हो। ए बी सी डी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो हमारे ऊपर है। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि इन सब का जो टोटल है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप एक्सेप्ट करोगे वो 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे X1 X2 का टोटल कितना आना चाहिए? ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। और एनपीवी मैक्सिमाइज कितनी होगी? जो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे, X1 X2 जो भी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे उनका टोटल, ये आपकी एनपीवी आएगी, इसको मैक्सिमाइज करना है। आगे बात समझ में? तो मैक्सिमाइज एनपीवी में तो आप क्या लिखोगे? अगर मान लेते हैं आपने प्रोजेक्ट 1 को एक्सेप्ट किया, 14x1 प्लस 17x2 प्लस 17x3 प्लस, इस तरीके से बनाना है आपको, 15x4 प्लस 40 12 14, 40x5 12x6 14x7 प्लस 10 और 12, 10x8 और 12x9। बताओ ये सबको बनाना आगे क्या? मैक्सिमाइज एनपीवी में क्या लिखना है आपको? आपने X1 X2 नाम दिया है उनको, 14x1 17x2, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। अब मैं आपसे पूछूंगा
मुझे लगता है आपको समझ में आया नहीं है, अब इस बात से पता लगेगा। मुझे बताओ x1 जो वेरिएबल है इसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। यहां मैंने बोला ना एनपीवी का ये टोटल आएगा, तो यहाँ 14 इंटू x1 की जगह क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। सब चुप, किसी को नहीं पता, ये तो भी मिस्टेक है, जीरो से ज्यादा ही होगा। बस यहाँ दिक्कत है, आपको बता रखा है ना एलपी में आपको जो थर्ड लिखा रखा होता है। चलो अभी मैं समझाता हूँ, पहले एक बार इसको छोड़ो आ गया हो। सब्जेक्ट टू में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ईयर का लिखो, पीरियड वन। सब्जेक्ट टू में दो लिखना पड़ेगा आपको, एक तो पीरियड वन के लिए लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है पीरियड वन के लिए, 12x1 प्लस 54x2 प्लस 6x3 प्लस 6x4 प्लस 30x5 प्लस 6x6, 48 36 18, 48x7 36x8 18x9 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 50। सेम बनाओगे आप पीरियड टू के लिए, 376 2 35 6, चार तीन तीन, लेस देन इक्वल टू कितना 20। तो देखो ये तो बनाना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन तो बन जाएगी। अब आती है मेन चीज, लास्ट। लास्ट क्या लिखते हो आप बताओ। मैक्सिमाइज एनपीवी हमने लिख दिया, सब्जेक्ट को हमने लिख दिया, लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं, नॉन नेगेटिव। बस, तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है हर चीज में नॉन नेगेटिव ही हो। आप जितने क्वेश्चन करते हो उनमें सब में नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ वैल्यू जीरो से ज्यादा नहीं, या फिक्स वैल्यू ही हो सकती है इसकी। क्या क्या फिक्स वैल्यू हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या फिर इसकी वैल्यू वन होगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले तो लास्ट वाला लिख लो। इसको आप किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 कोमा x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ये लो, क्या मतलब हुआ इसका, x1 x2 इस तरीके से ये लगा देना इसके डॉट। क्यों हो सकता है, आप कोई लॉजिक निकाल सकता है क्या इसका, मैं बताता हूँ। देखो मान लेते हैं आपने प्रोजेक्ट वन एक्सेप्ट कर लिया, है ना। प्रोजेक्ट वन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप x1 की जगह रखोगे वन। यहाँ वन रखते ही क्या होगा, आप अपनी टोटल एनपीवी ऐसे ही तो निकालोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए 1 4 और 6, तीन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुए हैं सपोज, तो टोटल एनपीवी कैसे आएगी, जिन जिन प्रोजेक्ट को आपने एक्सेप्ट किया है उनमें तो एक्स की जगह रखना वन, और बाकी प्रोजेक्ट्स में एक्स की जगह रखना जीरो, तो आपकी टोटल एनपीवी आएगी। क्योंकि वन रखते क्या होगा, देखो 14 इंटू वन करेंगे तो 14, फिर प्रोजेक्ट फोर में 15 इंटू वन करेंगे तो 15, प्रोजेक्ट सिक्स में 12 इंटू वन करेंगे तो 12, ये टोटल एनपीवी आ जाएगी ऐसे। और बाकी में जीरो रखोगे आप, जैसे यहाँ x2 की जगह जीरो रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ऐसे ही तो यहाँ लिमिटेशन लगाएंगे हम। देखो यहाँ 12x1 मतलब 12 रुपए का खर्चा हुआ, फिर प्रोजेक्ट फोर 6x4 तो यहाँ 6 रुपए का खर्चा हुआ, फिर 6x6 तो यहाँ 6 रुपए का खर्चा हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ 24, जो कि 50 तक होना चाहिए।
तो x की जो वैल्यू है वो केवल 0 और 1 ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। चलो जी, क्लियर है सबको? चलो, तो यहाँ आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म होती है। अब इनको वापस से एक बार ट्राई कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।